Next topic regarding the quantum mechanics is the most important pillar of the quantum mechanics, that is Schrodinger's wave equation. This equation is named in the honor of scientist Erwin Schrödinger. इस 1933 में एरविन श्रोडिंजर को श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के फॉर्मुलेशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। आपको क्वांटम के कंसेप्ट क्लियर करने हैं, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से दोस्ती तो करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने का मेन रीजन ये था कि एक ऐसी इक्वेशन की जरूरत थी जो ड्यूअल नेचर के साथ साथ हेजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करे। मैंने दिमाग लगाया कि एक ऐसी इक्वेशन तो हमें चाहिए जो डी ब्रॉगली का वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, उसके साथ में हिजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों ही कंडीशंस को फॉलो करे। इस तरह की एक इक्वेशन की जरूरत थी जिससे हम किसी भी पार्टिकल, चाहे वो मैक्रो पार्टिकल हो चाहे वो माइक्रो पार्टिकल हो, बेसिकली माइक्रो पार्टिकल की डायनेमिकल बिहेवियर को इजीली समझ सके। इस फंक्शन को समझने के लिए हम सीधा सा कंसेप्ट ये लेते हैं कि किसी भी मैटर वेव्स को डिनोट किया जाता है एक वेरिएबल क्वांटिटी से। मैटर वेव्स को हमेशा एक वेरिएबल क्वांटिटी से शो करते हैं। उस वेरिएबल क्वांटिटी को शाई, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ग्रीक लेटर है जिसे यूज लिया गया था। किसी भी मैटर वेव को एक वेरिएबल क्वांटिटी शाई के द्वारा हम डिनोट करते हैं और इस शाई को मैटर वेव एम्पलीट्यूड, मैटर और वेव एम्पलीट्यूड या फिर इसे वेव फंक्शन बोला जाता है। टेकिंग एक एग्जांपल, टेकिंग शाई एज a sin kx, दिस इज अ वेव फंक्शन जिसका फॉर्मेट कैसा है, साइनोसोइडल फंक्शन है। अब आपको ये चीज पता होगी कि किसी भी वेव इक्वेशन में उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमेशा उस वेव की इंटेंसिटी को शो करता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमें किसी भी मैटर वेव की इंटेंसिटी को जानना है तो हमें उस मैटर वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे हमें उस मैटर वेव की इंटेंसिटी का पता चलेगा। तो अगर ये फंक्शन जो हमने कंसीडर किया है, ये फंक्शन रियल भी हो सकता है, ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें मैटर वेव की इंटेंसिटी किस फॉर्मेट में मिलेगी, दैट वुड बी शाई स्टार। वेव एम्पलीट्यूड, हमने ये बोला है कि ये वेव फंक्शन जो है इसे वेव एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, इसे मैटर वेव एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं और इसे वेव फंक्शन भी बोलते हैं। तो और इस फैक्टर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। श्रोडिंजर इक्वेशन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद हम इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नाम की जो टर्म है उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये मैटर वेव की कंडीशन में दिस मॉड शाई स्क्वायर वुड बी टर्म्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रायिकता घनत्व। अगर किसी रीजन में मॉड शाई स्क्वायर की वैल्यू काफी ज्यादा हाई है, इसका ये मतलब है कि उस रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। अगर किसी रीजन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब हमें उस रीजन में पार्टिकल नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। इक्वेशन की जरूरत क्यों थी? हमने देखा था हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैक्रो पार्टिकल्स के ऊपर हिजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं देखा जाता है। जैसे क्रिकेट की बॉल पे हमें हिजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वही बात अगर हम इलेक्ट्रॉन की करें तो उसमें हमें हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जस्टिफाई होता है, यानी कि हम
घूमते हुए इलेक्ट्रॉन या कोई भी माइक्रो पार्टिकल है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं, इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन का ये कंसेप्ट हमें ध्यान में देता है। अगर मुझे इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी किसी भी पर्टिकुलर वेव फंक्शन में, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में पार्टिकल होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट हमें प्रोबेबिलिटी तो पता चलेगी कि पार्टिकल इस रीजन में है या नहीं है ना। तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में जिस तरह से हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स का सेकेंड लॉ दैट इज F इक्वल्स टू ma इस इक्वेशन की बहुत ज़रूरत होती है जो हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में हमें श्रोडिंगर की इक्वेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको श्रोडिंगर की इक्वेशन से तो अच्छे से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन का पहला कंडीशन क्या था कि श्रोडिंगर की इक्वेशन एक तरह की लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? सपोज कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर होती है तो उस लीनियर इक्वेशन के अगर बहुत सारे सॉल्यूशन है लाइक ψ1, ψ2, ψ3 एंड सो ऑन, है ना। तो अगर ये इक्वेशन लीनियर होगी तो इन सारे सॉल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी फंक्शन बनेगा ये फंक्शन एक वेव पैकेट को शो करेगा, और वेव पैकेट ही किसी भी पार्टिकल के वेव नेचर को शो करता है। ये हम फेज वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग किसी भी एक पार्टिकल के साथ में सिर्फ एक ही वेव नहीं जुड़ी रहती है, उसमें बहुत सारे वेव पैकेट्स, उसमें बहुत सारी वेव्स सुपर इम्पोज होती है और वो एक वेव पैकेट को बनाते हैं। इन कंडीशन ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन वाज, इस इक्वेशन में सिर्फ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स ही होने चाहिए। यानी कि इस समीकरण में केवल मूल नियतांक ही होने चाहिए। फंडामेंटल कांस्टेंट लाइक चार्ज ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, प्लैंक कांस्टेंट एक्सेट्रा। डिराइव्ड पैरामीटर जो है वो इस इक्वेशंस में नहीं होने चाहिए, लाइक ओमेगा, मोमेंटम, इस तरह के कांस्टेंट्स इस इक्वेशन में नहीं होने चाहिए। डिराइव करते टाइम क्या दिमाग में अपने को कंसेप्ट रखना है? इक्वेशन शुड बी लीनियर एंड सेकेंड कंडीशन वाज इक्वेशन में सिर्फ फंडामेंटल कांस्टेंट्स ही होने चाहिए, लाइक चार्ज ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, प्लैंक कांस्टेंट। ये डिराइव्ड पैरामीटर जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मोमेंटम है, वेव नंबर है, वेव वेक्टर है, इस तरह के पैरामीटर्स इसमें नहीं होने चाहिए। हम सबसे पहले किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी उसको हम डिराइव करते हैं। दैट इज श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। एक डेफिनेट मेथड जो यूज में लिया जाता है उसे हमें ध्यान में रखना है। उसी मेथड को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल फ्री है इसका क्या मतलब है। अगर कोई पार्टिकल फ्री है इसका ये मीनिंग है कि इस पार्टिकल पे किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उस पार्टिकल के पास में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज E equals to half mv square. In the terms of momentum it can be written as in the format of p square by 2m. ओके, तो यानी कि कोई भी पार्टिकल फ्री है, फ्री पार्टिकल मतलब उस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल की जीरो होगी, पार्टिकल के पास में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी। चलो अब हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में इन एनर्जीज को दूसरे फॉर्मेट में हम शो करते हैं। जैसा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग P इक्वल्स टू h बाय लैम्डा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 पाई दैट इज h अपॉन 2 पाई and 2 pi by lambda. This h upon 2 pi can be denoted by h cut and this 2 pi by lambda would be denoted by h k. Hence, in the quantum mechanics, we will write momentum as h cut into k. This is by de Broglie hypothesis. Similarly, by the quantum concept, E equals to h nu, again divide and multiply by the 2 pi. We would get h upon 2 pi to be h cut and 2 pi nu to be angular frequency omega. यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम एनर्जी को h कट ओमेगा के द्वारा शो करेंगे। अब हम फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करना चाहते हैं, तो
अब हम इस चीज को डिराइव करने के लिए ये कंसीडर करते हैं कि एक फ्री पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर हमें ये डिफाइन कर दिया हमने कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर उस पार्टिकल की पोजीशन को कैलकुलेट करना है तो हमें -∞ टू +∞, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी विड बी -∞ टू +∞। इसका ये मतलब हुआ कि उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या हो गई। इस तरह से मूव करते हुए किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं दैट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टी। हम इस तरह से मूव करते हैं किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन ये ले लेते हैं ए एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। वेव फंक्शन से श्रोडिंगर की इक्वेशन को डिराइव कैसे किया जाता है? हम एक जनरलाइज्ड वेव फंक्शन उस पार्टिकल का कंसीडर करते हैं जो कुछ इस फॉर्मेट का है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का। अब इस वेव फंक्शन की मदद से श्रोडिंगर की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम वेव मैकेनिक्स की कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस को यूज में लेते हैं। नंबर फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड नंबर सेकेंड इक्वेशन इज psi by del t equals to some constant I am taking here alpha and del 2 psi by del x square. These are the two equation derived in the wave mechanics concept और हम इसी concept के basis पे wave equation को calculate करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये वाली जो equation है इस equation का यूज करते हुए हम श्रोडिंगर की इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, बाय द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव द वेव फंक्शन दैट इज ए एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमें बहुत ही सिंपल सा इसका डेरिवेशन है, हमें इन दोनों इक्वेशन की मदद से श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो शाई दैट इज वेव फंक्शन अंडरस्टूड, ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। इक्वेशन नंबर 2 में देखो डेल शाई बाय डेल टी चाहिए, तो हम इस इक्वेशन का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। विथ रेस्पेक्ट टू टी वी वुड गेट डेल शाई बाय डेल टी एज ए एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस आयोटा ओमेगा टी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। क्या चाहिए, डेल 2 शाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो हम इसी इक्वेशन का एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर वापस एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। ए एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है सो दैट दिस आयोटा के वुड बी रिटर्न। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, माइनस ऑफ के स्क्वायर ए एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। 3 and equation number 5 in equation number 2. Substitute the value del psi by del t from the equation number 3 and del 2 psi by del x square from equation number 5. After substituting del psi, now solve this a exponent iota kx minus omega t and this. What would we get? Minus iota omega equals minus of alpha k square. Alpha is iota omega upon k square. ठीक है, अब हमें की इक्वेशन में हमें सिर्फ फंडामेंटल कांस्टेंट्स को ही यूज में लेना है। डिराइव्ड कांस्टेंट जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट्स, इनको यूज में नहीं लेना है, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी हमने बताया था E इक्वल्स टू एच कट ओमेगा एंड P इक्वल्स टू एच कट के। तो इन दोनों की मदद से हमें ये निकालना है दैट इज अल्फा इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द एच कट स्क्वायर, h cut square and h cut square. Again, for the free particle, this E is p square by 2m, so that alpha is iota h cut p square upon 2m to the p square. Hence, we would get iota h cut upon 2m. तो हमारे पास में जो कांस्टेंट आया है उसमें सिर्फ फंडामेंटल कांस्टेंट्स ही हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, डेल शाई बाय डेल टी was a constant and del 2 psi by del x square. Substituting the values, we would get del psi by del t is
iota h cut upon 2m del 2 psi by del x square. Multiply this equation by iota h cut से मल्टीप्लाई करने पर हमें iota h cut del psi by del t is minus of h cut square upon 2m del 2 psi by del x square, since iota square is minus 1. This is the required Schrodinger equation for a free particle moving in the x direction. हमारे पास में वन डायमेंशनल इक्वेशन मिला, पार्टिकल का मोशन हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कन्फाइंड कर दिया था. अगर यही पार्टिकल 3 डायमेंशनल है तो इन केस ऑफ 3 डायमेंशन वी वुड गेट hence where del square is this 3 dimensional variable. Okay, I hope you got the ideas. आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है. iota h cut del by del t is termed as energy operator E. ऑपरेटर्स के बारे में हम डिटेल में आगे फर्दर पढ़ेंगे. और मोमेंटम ऑपरेटर माइनस ऑफ iota h cut del, that is the मोमेंटम ऑपरेटर. इस इक्वेशन को डिराइव करने में हमने ये कंसीडर किया था कि हमारा जो पार्टिकल है वो फ्री है. नाउ आवर सेकेंड केस इज इफ पार्टिकल इज नॉट फ्री, यानी कि यदि कण स्वतंत्र नहीं है. ये मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो पार्टिकल पे लग रहे हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस आर एप्लीकेबल. एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में किसी भी पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी होती है. हमने जब फ्री पार्टिकल कंसीडर किया था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 कंसीडर किया था. लेकिन अगर पार्टिकल फ्री नहीं है, यानी कि उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को 0 नहीं मान सकते. तो उस कंडीशन में हमें पार्टिकल की टोटल एनर्जी, दैट इज E, that would be kinetic energy plus potential energy, यानी कि p स्क्वायर बाय 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है. हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन का फंक्शन होता है उसे डिनोट करने के लिए नोटेशन v को यूज में ले रहे हैं. पार्टिकल फ्री नहीं है तो श्रोडिंजर की इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा. देखो, फ्री पार्टिकल के लिए हमारे पास में इक्वेशन क्या था? आयोटा h कट del psi by del t was minus h cut square upon 2m del 2. मैंने आपको बताया है this iota h cut del by del t is energy operator and minus of iota h cut del is the momentum operator. देखो, इसको इस इक्वेशन में लगाओ तो अपने पास में क्या मिलेगा? आपको बताया this iota h cut del by del t is energy operator. डिटेल में हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे. और मोमेंटम ऑपरेटर इज माइनस ऑफ आयोटा एच कट डेल. इसको स्क्वायर करो. इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगा आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर. सिंस आयोटा स्क्वायर इज -1, सो वी वुड गेट माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर टू बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर. यानी कि श्रोडिंजर की इक्वेशन जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशन E इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m के इक्विवेलेंट ही आता है. ठीक है, ये कंडीशन कहाँ था? फ्री पार्टिकल में. अब जब हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल फ्री नहीं है, उस कंडीशन में हमारे पास में टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी के साथ में कुछ और फंक्शन भी ऐड करना पड़ता है. यानी कि श्रोडिंजर की इक्वेशन में इधर कुछ और भी एडिशन में आना चाहिए. तो फॉर a particle which is not free, the Schrodinger equation would be iota h का del psi by del t. ये एनर्जी ऑपरेटर है. हमें थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन करना है, दैट इज माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर. ये वाला टर्म दिस पी स्क्वायर बाय 2m के इक्विवेलेंट है. और हमें साथ में पोटेंशियल के फॉर्मेट को भी ऐड कर देना है. ओके, नाउ अगेन दिस इज अ ऑपरेटर और ये ऑपरेटर हमें टोटल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. दिस टोटल एनर्जी ऑपरेटर इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर.